बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आए हैं स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें। पाकिस्तान बामुकाबला वेस्ट इंडीज़ T20 इंटरनेशनल सीरीज़ का पहला T20 इंटरनेशनल कल ब्रॉवर्ड काउंटी फ्लोरिडा अमेरिका में खेला जाना है। पाकिस्तान इस सीरीज़ के लिए तो भरपूर तरीके से तैयार है। बहुत सारी बातें भी की गई और बहुत सारा अंदाज़ा भी लगाया गया। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ वापस आ रहे हैं। साथ ही साथ ये भी बात की जा रही है कि कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो अंडर स्क्रूटनी हैं, जिनको परफॉर्म करने की ज़रूरत है। बांग्लादेश में मायूस कुन सीरीज़ की जो हार थी उसके बाद शायद अब कोशिश की जाएगी कि यहाँ पर जीत के थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है वो वापस आए। ऑल दो तीसरा T20 पाकिस्तान बांग्लादेश से जीता था और एक अच्छे मार्जिन से जीता, जिसकी वजह से लगा यही कि थोड़ी सी ज़रा एक जो विनिंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो थोड़ी सी नज़र आती हैं। आप थोड़ा सा पुरुमीद होते हैं कि हमने एक कॉन्सोलेशन विक्ट्री ज़रूर ले ली, लेकिन सीरीज़ हारना काफ़ी मायूस कुन था। तो तमाम तर प्लानिंग एग्जीक्यूशन, कल क्या फ़र्क होने वाला है, हमने पिच की भी बात की थी कि शायद ये वो 180-200 वाली पिच नहीं होगी। तो यहाँ पर किस ब्रांड की क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। वेस्ट इंडीज़ ऑलरेडी डाउन एंड आउट हैं, 5-0 ऑस्ट्रेलिया से हार कर आए हैं अपने ही घर में, तो उस बारे में भी ज़रूर हमने गुफ्तगू करनी है। फिर आगे वनडे सीरीज़ है, उसको भी देखना है, तो इस बारे में ज़रूर आपसे बात करेंगे। उसके बाद आपसे बात करेंगे वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड, जहाँ पर सेमीफाइनल में पाकिस्तान और भारत जो हैं वो आमने सामने दोबारा आ गए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस बार भारत ने बायकॉट नहीं किया। इस बार भारत के कप्तान युवराज सिंह का ये कहना था कि वो किसी भी एरी गैरी टीम को वॉक ओवर नहीं देंगे और वो ये फाइनल लाजमी खेलेंगे। तो अब क्या ऐसा हो गया कि वो एग्री कर गए, और क्या ऐसा उस वक्त था कि जिस पर वो नहीं माने थे हमारे से खेलने से। आई थिंक अगर वो हमारे से वॉक ओवर ना, उनको वो अगर बायकॉट ना हुआ होता, वॉक ओवर तो खैर नहीं वो देना चाह रहे, लेकिन अगर वो बायकॉट ना होता तो वो जो एक कीमती पॉइंट था वो शायद उनको ना मिलता और आज वो शायद सेमीफाइनल में रसाई ना हासिल कर पाते। लेकिन पाकिस्तान टीम की अगर बात करें तो हम तो सिर्फ क्रिकेट की बात करेंगे, हम तो कहीं भी सियासत की नज़र इसको नहीं कर रहे। हमें ये पता है कि पाकिस्तान टीम जिस तरीके से ये टूर्नामेंट खेली है, ख़ास तौर पर जो साइंस इज़ द मैन सईद अजमल ने पिछले मैच में परफॉर्मेंस दे दी, उसके बाद बड़ी सॉलिड नज़र आ रही है पाकिस्तान की टीम। और ये एक बहुत अब हाई इंटेंसिटी मैच होने वाला है। आई थिंक वो जो भारत ने एक स्टंट, मैं उसको कहूँगा, बायकॉट करने का, पिछला जो ग्रुप मैच था वो एक पब्लिसिटी स्टंट किया, उसकी वजह से शायद अब इस गेम के स्टेक्स जो हैं वो ज़्यादा हाई हो गए हैं। तो इस बारे में ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। और ये एक मेरे ख्याल से जो दोगला चेहरा है भारत का, ये पूरी दुनिया के सामने अब आता जा रहा है। हमने पहले भी कहा था कि पूरी दुनिया से अब आवाज़ उठना शुरू हो गई है, चाहे वो फेम्ड कमेंटेटर डेविड लॉयड बम्बल हों, चाहे वो क्रिकेट लेजेंड ब्रायन लारा हों। तमाम लोग जो हैं वो अब भारत का जो ये एक होल्ड है क्रिकेट के ऊपर और हकदर्मी है और जो सियासत की नज़र करना है, वो सब लोग इससे नाखुश हैं। तो इस बारे में ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपसे बात करेंगे भारत इंग्लैंड टेस्ट मैच, जहाँ पर एक और वाक़या जो है वो रूनुमा हुआ। ये दो वाक़यात हैं जो अब आपसे डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले तो एक तमाशाई थे जो टेस्ट मैच देखने आए, जिन्होंने पाकिस्तान की जर्सी पहनी थी, उनके ऊपर बाकायदा तनकीद की गई और उन्हें कहा गया कि वो या तो शर्ट तब्दील करें या वो ग्राउंड से उठकर चले जाएं, क्योंकि इसके ऊपर बाकायदा तौर पर एतराज़ किया गया। अब सिर्फ पाकिस्तान टीम की शर्ट पर ही एतराज़ क्यों है, और ये सिर्फ इंग्लैंड के मैदान में नहीं हो रहा, ऑल्दो कि ये एक न्यूट्रल फैन ऑब्वियसली थे जो वहाँ टेस्ट मैच देखने गए। अगर आप 2023 का वर्ल्ड कप याद करें, जहाँ पर एक पाकिस्तानी फ़ैन जो पाकिस्तान का मैच इंडिया के स्टेडियम में देख रहे थे, उनको कहा गया कि आप झंडा नहीं पाकिस्तान का लहरा सकते। मतलब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि कितना ज़्यादा टॉक्सिक मेंटालिटी है इंडिया की जानिब से। और ये सिर्फ एक वाक़या नहीं है, इसके बरक्स जो अब गौतम गंभीर का एक वाक़या हो, ग्राउंड्समैन के साथ वो लड़ पड़े कि जहाँ पर ग्राउंड्समैन ने कहा कि जी उन्होंने वाटर कूलर पिच के पास रखा हुआ था, मैंने उनको कहा कि आप 2.5 मीटर जो है वो पिच से दूर रहें। उन्होंने ग्राउंड्समैन पर शाउट करना शुरू कर दिया, उन्होंने उनको तनकीद का निशाना बनाया। इट्स बिकम एब्सोल्युटली पैथेटिक जिस तरीके से इंडिया इज़ गोइंग अबाउट देयर बिजनेस। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा मायूसी किसी स्पोर्टिंग दुनिया की तरफ से आपको नहीं देखने को मिलेगी जो हमें भारत की तरफ से मिल रही है। फिर हम बार बार कहते हैं कि वो बीजेपी, आरएसएस, हिंदुत्वा माइंडसेट जो है वो हर जगह पर फैलता जा रहा है, और जो बर्दाश्त है, जो एक क्रिकेट इतनी ज़बरदस्त गेम है, उसको बाकायदा तौर पर भारत ने टॉक्सिक कर दिया है। तो इस बारे में ज़रूर आपको आगाह करना था और वीडियो भी आपसे शेयर करेंगे। उसके बाद दौरा आयरलैंड, पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट टीम जो है उनका कैंप शुरू है। 3 अगस्त तक जो है वो ये कैंप रहेगा। आयरलैंड 3 अगस्त को रवाना होना है। इस बारे में तमाम तर तफसीलात से आपको आगाह करेंगे, क्या तैयारियां हैं वहाँ पर, किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। कुछ यंग प्लेयर्स का नाम भी इस प्लेटफॉर्म से लिया गया है कि जो हम बहुत पुरुमीद हैं कि उनको सारे मैचेस जो हैं वो खेलने को मिलेंगे, और अच्छी पोजीशन यानी ओपनिंग का स्पॉट अगर दे दिया जाए तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी कारआमद साबित हो सकता है। और उसके बाद आपसे बात करेंगे आलमी जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप, जहाँ पर पोलैंड को शिकस्त देकर पाकिस्तान जो है वो क्वार्टर फाइनल में पहुँचा है। लेकिन उसके बरक्स एक खबर मैंने आपको ज़रूर देनी है, ऑल्दो कि हम आपसे वो डिस्कस करते रहे हैं। अभी रिसेंटली, अभी कुछ देर पहले ही पाकिस्तान का वॉलीबॉल का मुकाबला था और पोलैंड से हमें आखिरी सेट के एक सनसनीखेज़ मुकाबले के बाद शिकस्त हो गई। एक पॉइंट इधर से उधर हो गया, वो पाकिस्तान ने क्लेम किया वो पॉइंट है, लेकिन रेफरीज जो थे उन्होंने पाकिस्तान को पॉइंट नहीं दिया।
लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं सब कुछ शुरू करने से पहले पाकिस्तान अंडर वॉलीबॉल टीम को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दे दूँ, बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। मेहमानों से अब आपका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन करी हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर एंड ICC हॉल ऑफ फेमर सना मीर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे तजज़ियाकार जनाब मोई शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का एहसान है जी। थैंक यू वेरी मच सर कि आपकी मुनासबत से हमने लाइव देखा मैच, सो थैंक यू वेरी मच, बट वेरी क्लोज आई मस्ट से। मैं कहता हूँ कि एक तो जितनी आप वॉलीबॉल टीम की तारीफ करें उतनी कम है। देखें, पोलैंड इज़ नॉट अ स्मॉल टीम, दे आर वर्ल्ड नंबर 1 इन द सीनियर साइड, जो सीनियर साइड में वर्ल्ड नंबर 1, और रिसेंटली उन्होंने यूनिवर्सिटी गेम्स का गोल्ड मेडल भी जीता है। बिल्कुल, जर्मनी में जो यूनिवर्सिटी गेम्स हुई हैं उनका गोल्ड मेडल भी जीता है। एक्सेप्शनल इनका मतलब टैलेंट है वहाँ वॉलीबॉल का, और हर गेम में और हर उसमें फोरम पे ये बहुत आउटस्टैंडिंग। लेकिन हम तकरीबन उनको हरा गए। 17-16 पे उनको कंट्रोवर्शियल पॉइंट जो मिला, मतलब 16 ऑल पे 17-16 हो गया, उनको कंट्रोवर्शियल पॉइंट मिला। नेट रेफरी ने कहा नेट टच हुआ, हालांकि नेट टच नहीं हुआ। हमने सबने देखा आपने कि वो बहुत दूर था, तो वो नेट टच नहीं था। अगर वो वाला पाकिस्तान की तरफ जाता, और पाकिस्तान ने जो 2 सेट जीते हैं वो बड़े डिसाइसिव जीते हैं, 25-20, 25-16 इस तरह कोई जीते हैं, बिल्कुल ऐसे। तो वो, और जो हारा है वो 25-23 हारा है। तो मैं कहता हूँ हार्ड लक थी, एक खासकर मैं समझता हूँ हार्ड लक से भी ज्यादा इंटरनेशनल एक्सपोजर की कमी थी। जहां आपको प्रेशर दूसरी टीम पे डालना पड़ता है। जब आप नए होते हो इस फोरम पे, वर्ल्ड फोरम पे, तो फिर आप वो प्रेशर खुद ले लेते हो। तो वो एक थोड़ा सा एलिमेंट है। बहुत अच्छी, बल्कि मैं अभी भी समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम ये पोलैंड की टीम से अच्छी टीम थी। लेकिन क्या परफॉर्मेंस है, आप लास्ट 16 में फिनिश कर रहे हो, वर्ल्ड के टॉप 16 में आप फिनिश कर रहे हो इन वॉलीबॉल। और वो भी अपनी डेब्यू परफॉर्मेंस। मोई शाह साहब ने बार में ये चीज़ की निशानदेही कराई कि पाकिस्तान पहली बार वर्ल्ड स्टेज के ऊपर जा रहा है, बट इस पर हम मजीद गुफ्तगू करते रहेंगे। हमें साथ प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट एंड ऑल्सो एन एक्सपर्ट व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, खास तौर पर क्रिकेट के ऊपर भी हम इनसे बड़ी डिटेल गुफ्तगू करते रहते हैं। जनाब आमिर बिलाल साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? इक्वली एक्साइटेड थे आप भी? आई थिंक मैं भी बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि ये तो गेम ही ऐसी है, और फिर शाह साहब का तज्जिया आपको पता है वैसे ही सुनने के काबिल होता है सर। वेरी क्लोज। आई थिंक क्रिकेट पे बात करने से पहले एक टेक में, क्योंकि मैंने इतना एक्साइटेड सना मीर को लास्ट टाइम तभी देखा था जब उन्होंने इंडिया को हराया था, लेकिन आज आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। देखिए, अंडर 19 टीम हो, यंगस्टर्स हों, और जिस तरह का खेले मैच, आई थिंक बहुत ही अमेजिंग बात है। और हम तो चाह रहे थे कि अगर मैच लंबा होता तो शो शायद हमने डिले करा देना था, हमें तो इतना मज़ा आ रहा था मैच देखने में। बट बात ये कि देखें, ये जितने वो ही हम बार बार बात करते हैं, ये मैचेस टीवी पे आएँ, इनकी कारकर्दगी को सराहा जाए, और पता भी चले कि कहाँ पर शायद अंपायर की कोई गलती की वजह से हम लोग थोड़ा सा पीछे रह गए, क्योंकि देखने में तो वो पॉइंट ऐसा ही लग रहा था कि पाकिस्तान ने जीत लिया। तो हैट्स ऑफ टू द कोचेस, द प्लेयर्स, जिनका इसमें कंट्रीब्यूशन है, जिन्होंने सपोर्ट किया इन प्लेयर्स को, क्योंकि पोलैंड जैसे शाहजी बता रहे हैं कि वन ऑफ द बेस्ट टीम्स हैं, टॉप टीम्स हैं, उनको इस तरीके से स्ट्रेच करवाना कि 5th सेट तक आप उनको ले गए हैं, तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है और मज़ा आया देखने का। बट आई होप कि दिस इज़ नॉट द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम। ये इधर से इनको हम लोग इनका पाथ पे डेवलप करें, यहाँ से इन बच्चों की हौसला अफजाई करें, और आगे इनके पास पूरा हमारे पास प्लान हो कि अब अंडर 19 के बाद हमने इनको किस तरह आगे से ग्रूम करना। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं चीज़ दोनों हमारे एक्सपर्ट्स की बात को आगे देखें, पिछले 3 से 4 साल में अगर आप पाकिस्तान की वॉलीबॉल की हिस्ट्री को ट्रैक करें, तो आई थिंक कि मोस्ट इम्प्रूव्ड स्पोर्ट्स है इस वक्त ये पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन को भी इसके ऊपर मुबारकबाद कि उन्होंने जो भी उनके पास वसाइल हैं उसके साथ खासी मेहनत की है। और क्रिकेट के अलावा हमारे रूरल एरियाज़ में जो गेम सबसे ज़्यादा खेली जाती है वो वॉलीबॉल है, तो इसके ऊपर खासा फोकस करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि जितनी भी इसके अंदर हम कोशिश करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा मेडल्स जीत सकें। अच्छा सर, आपकी मुनासबत से मोई शाह साहब इस पर कमेंट करते रहे, मैं चाहूँगा ये ज़रूर आप ऐड करें कि फेडरेशन जो है, डिस्पाइट ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज, जहाँ पर बाकी फेडरेशन में भी ये प्रॉब्लम आता है, इस चीज़ ने उनको रोका नहीं। दे केप्ट ऑन इन्वेस्टिंग, खास तौर पर अभी अंडर 16 की अच्छी कारकर्दगी, 19 की, सीनियर साइड की। और मैं बार बार कहता हूँ, मेरे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होता है कि इन यंग प्लेयर्स का ट्रांजिशन कैसे होगा। तो दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर बिजनेस, द पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन। एब्सोल्युटली। और देखें, क्योंकि हमारे सीनियर लड़के जो हैं वो जाके बाहर लीग्स भी खेलते हैं, ईरान में खेलते हैं, टर्की में खेलते हैं, और वो अपना वो रिच एक्सपीरियंस लेके आते हैं।
तो वो ट्रांसफ़र होता है टू द यूथ। और फिर ये भी आपने अंडर 19 की परफॉर्मेंस देख ली। पोलैंड बहुत ही ज़बरदस्त टीम है, सीनियर टीम दुनिया की नंबर 1 टीम है, और ये इस तरह की जो खेलें हैं वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, ये वहाँ पे बहुत पॉपुलर हैं। तो कोर्ट इन्वेंशन स्पोर्ट्स कहलाती हैं ये, और इसके अंदर इस तरह से खेलना, और कोच को भी मैं समझता हूँ कि इस खेल के अंदर कोच का बहुत अमल दखल होता है। तो दोनों को बहुत मुबारक, टीम को, कोच को, टीम के कम्बिनेशन को, फेडरेशन को, और हमारी गवर्नमेंट को भी अब चाहिए जो स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ जो हमारे अदारे हैं कि इनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट। बिल्कुल, सर ने चैंपियंस की बात की। इस साल विंबलडन वुमेन के भी चैंपियन है पोलैंड। इगा श्विएटेक वाज द फर्स्ट, पहली खातून बनी पोलैंड से जिन्होंने विंबलडन का टाइटल अपने नाम किया। दूसरी तरफ इटली के जानिक सिनर थे, वो पहले इटालियन बने। तो आई थिंक बहुत सारी चेंजेस जो हैं वो स्पोर्ट्स की दुनिया में हमने देखी, लेकिन ख़ास तौर पर हम सब की तरफ से हम एक बार फिर मुबारकबाद पेश करेंगे पाकिस्तान अंडर 19 की वॉलीबॉल टीम को, कोच को, प्लेयर्स को, प्लेयर्स के घर वालों को, ख़ास तौर पर पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन और उनके चेयरमैन को, कि बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही है। आई थिंक उनको जितना हम अप्रिशिएट करें कम है, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये तसलसल जो है वो जारी रहेगा। अब क्रिकेट की तरफ आते हैं। पाकिस्तान का वेस्ट इंडीज़ के साथ मुकाबला है, कल पहला T20 खेला जाना है। अब हमारे दिमाग में प्लेइंग 11 बनना शुरू हो जाती है, हम अपनी प्लेसमेंट्स तो ज़रूर कर रहे हैं। सना मीर मरून जर्सी में आ गई हैं, पता नहीं क्या सिग्नल हो रहा है यहाँ से, लेकिन इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ जितनी भी डाउन एंड आउट हो, आप कभी वेस्ट इंडीज़ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते जिस तरह हम अपने आप को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आपने प्रेशर मुझ पे वैसे ही डाल दिया मरून ब्लेजर का, और प्रेशर वेस्ट इंडीज़ ने भी डाला है। कल मैं हाईलाइट्स देख रही थी क्योंकि कुछ मैच मुझसे मिस हो गए थे वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया के। तो जब उनकी बैटिंग की जहाँ तक बात करें तो बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है वो। कुछ बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी नज़र आई हैं। टिम डेविड की बहुत ही एक आउटस्टैंडिंग इनिंग्स थी, लेकिन ओवरऑल बैटिंग फॉर्म अगर देखी जाए तो वेस्ट इंडीज़ की कुछ मैचेस में ऐसी बुरी बैटिंग नहीं रही, 200 से ऊपर भी रन्स किए। असल मसला फील्डिंग का बहुत बड़ा इशू नज़र आ रहा था वेस्ट इंडीज़ का, और पाकिस्तान को देख के तो सारी टीमें थोड़ी तगड़ी हो जाती हैं। तो आई एम श्योर कि उन्होंने भी अपनी गलतियों से सीखा होगा, और जेसन होल्डर एक ऐसे प्लेयर ज़रूर होंगे जो प्रॉब्लम देंगे। उन्होंने बहुत ही आला कारकर्दगी उनकी नज़र आई थी जब PSL भी हो रहा था, उसके अंदर भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। फिर शायद होप हों या ऊपर से और उनके जो बैटर्स हैं, ओवरऑल वेस्ट इंडीज़ की यंग टीम ज़रूर है, विनिंग मोमेंट्स को उस तरीके से ग्रैब नहीं कर सके, पर टैलेंट उनका डेफिनेटली आपको नज़र आता है। और ऑब्वियसली फील्डिंग की एक एलिमेंट ऐसा है जो कि आपकी किसी भी इनफॉर्म टीम जो होती है उसके साथ उसका लिंक बड़ा होता है। आपकी टीम की फॉर्म अच्छी हो, आप जीत रहे हो, तो ऑटोमेटिकली जो नहीं भी पकड़ने वाले कैच होते हैं वो फंस जाते हैं आपके हाथ में। और जब आपकी फॉर्म बुरी हो, आपसे नहीं जीता जा रहा हो, वो मोमेंट्स कैप्चर ना हो रहे हो, तो अच्छी से अच्छी एफर्ट में भी कभी कभी आपसे मिस हो जाता है। तो ये चीज़ें बड़ी रहती हैं। साइड बाय साइड वाइस वर्सा भी होता है, जब आप अच्छे कैच पकड़ना शुरू करें, आप जीतना शुरू करते थे। तो इट्स दैट वे, बट आई डू फील कि सीरीज़ अच्छी होनी चाहिए। सीरीज़ ऐसा नहीं होगा कि रोल ओवर हो जाएगा वेस्ट इंडीज़। जो टीम उनकी नज़र आई है वो ठीक टीम है। टीम बिल्कुल ठीक है आमिर साहब, बट द हिस्ट्री ऑफ वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट इज़ अ ग्लोरियस हिस्ट्री। उसके बाद जब आप इस तरह की चीज़ें देखते हैं, टेस्ट मैच में 27 पे आउट होना, या फिर T20 जिस ब्रांड के लिए वो जाने जाते हैं उसमें 5-0 हो जाना, तो थोड़ी सी मायूसी ज़रूर होती है। आप यकीनन देखिए, वो एक डेवलपिंग फेज़ में है, यंग टीम है, डेवलप हो रही है, लेकिन ये भी याद रखें कि ये मैचेस जहाँ हो रहे हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये ज़्यादातर ड्रॉप इन विकेट्स। जी जी बिल्कुल। तो इन विकेटों के ऊपर मोस्ट लाइकली लो स्कोरिंग गेम्स होंगी, और इन लो स्कोरिंग गेम्स के अंदर जैसे अभी सना ने कहा, बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो होगा वो आपकी फील्डिंग होगी। और अगर वेस्ट इंडीज़ की फील्डिंग फॉर्म, मैं जहाँ तक फील्डिंग का जो मुझे सेंस है थोड़ी सी, वो ये है कि फील्डिंग रिवॉल्व्स अराउंड योर फिटनेस ऑल्सो। क्योंकि अगर प्लेयर ठीक है, फॉर्म लगी हुई है, नहीं लगी हुई, कैच पकड़ रहा है, नहीं पकड़ रहा, वो बात भी अपनी जगह पर ठीक है बिल्कुल, लेकिन अगर प्लेयर फिट ना हो तो उसके लिए कैच पकड़ना मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसलिए अगर वेस्ट इंडीज़ को कोई फिटनेस के मसाइल हैं तो फिर शायद वेस्ट इंडीज़ अपना जो रीसेंट पास्ट इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो भी उनका रहा है पिछले T20 और ODIs में, वो तो क्लीन स्लेट है, वाइट वॉश हैं उनके लिए। तो उसमें साइकोलॉजिकली पाकिस्तान को तो एज होनी चाहिए है। गो के हमारी भी कोई परफॉर्मेंस बांग्लादेश में बहुत आला नहीं थी कि जिसकी हम बड़ी तारीफ़ करें। तो दो टीमें ऐसी जो कि डेवलप कर रही हैं, पाकिस्तान की भी कंपैरेटिवली यंग साइड है, तो मेरे ख्याल में क्लोज मैच होंगे। जो टीम कम गलतियां करेगी
अच्छी फील्डिंग करेगी, अच्छे कैचेस पकड़ेगी, आई थिंक कि वो टीम उसको एडवांटेज। सर हमने ये पहले भी डिस्कस किया था, अब आप आज आए हैं कि ये मेरा ज़ाती ओपिनियन है कि मुझे कभी भी पाकिस्तान का मुकाबला इन फॉर्म टीम के साथ हो मुझे डर नहीं लगता। मुझे डर तब लगता है जब उस टीम से हम खेल रहे हैं जो बिल्कुल आउट ऑफ बहुत फॉर्म। बहादुर हो यार आप। यहाँ देख लें, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, आपको अपनी हिस्ट्रीज पता है किस तरह के हमने मैचेस खेले हैं उनके साथ। तो ठीक है ये बात आपकी, ये कई दफ़ा बहुत ज़्यादा हम शायद किसी टीम को लाइट ले लेते हैं और कोई हमारी अनप्रडिक्टेबल हो जाती है चीज़ें जो हैं, और हम फोकस लूज़ कर जाते हैं ऐसी स्टेज के ऊपर। ये सारी चीज़ें हमारी टीम के साथ चलती हैं और कोई हमारा कल्चर भी है इस तरह का थोड़ा सा, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत है। अभी मैं कल परसों बड़ी एक अच्छी मैंने चीज़ जो बड़ा मुझे खुशी हुई, जो हमारे फिटनेस और पाकिस्तान के स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के मलिक साहब जो लुक आफ्टर करते हैं, वो एक बड़ी एक डिटेल्ड रिजीम पाकिस्तान के अंदर फिटनेस के लिहाज से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान की डोमेस्टिक सर्किट में और उसके बाद नेशनल इंटरनेशनल के अंदर इट विल बी कैरिड फॉरवर्ड इन डिफरेंट स्टेजेस और उसके डिफरेंट तरीक़ेकार होंगे। अच्छी बात है, बिल्कुल फोकस जो है वो जा रहा है। हमारी शायद बहुत ज़्यादा बातचीत फिटनेस के ऊपर होती है, मे भी किसी ने सुन ली है तो वो बात भी जो है वो, और क्योंकि देखिए मॉडर्न स्पोर्ट्स कोई भी हो, वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो, अब उसके अंदर जो आपका स्किल लेवल है ना वो 19-20 ही फ़र्क होता है। इस लेवल पर जाके जो चीज़ फ़र्क डालती है वो आपकी मेंटल और फिज़िकल स्ट्रेंथ है। तो जो टीमें इसमें मेहनत कर लेती हैं और इसके ऊपर अपना थोड़ा वक्त लगा लेती हैं और उसको अल्लाह तवक्कल नहीं छोड़ देती हैं कि हाँ भाई ठीक है जी हो जाएगा। मतलब मुझे सुन के कई दफ़ा बड़ी हंसी भी आती है, कई दफ़ा हमारे प्लेयर्स कहते हैं जी फील्डिंग तो जी देखें फील्डिंग तो आपका इंडिविजुअल काम है। नहीं, फील्डिंग भी एक रिजीम है। फील्डिंग की अगर आप उस तरह से ड्रिल्स नहीं करते, प्रैक्टिसेस नहीं करते, तो फील्डिंग करने का तो किसी का भी दिल नहीं करता। वो प्रैक्टिसेस और ड्रिल्स करना ही तो मुश्किल काम होता है। सर हमारा कल्चर इवॉल्व हुआ, हमारे लिए अभी भी फील्डिंग प्रैक्टिस क्या है कि मैच शुरू होने से आधा घंटा पहले कैचिंग कर लें बस, इससे ज़्यादा हमें अभी तक वो कल्चर समझ ही हम नहीं पाए। आप मेरी तारीफ़ कर रही थी। मैं कही थी आप कह रहे हैं हम, मुझे सिर्फ जो इनफॉर्म टीम्स नहीं होती उनसे डर लगता है। मैं कहा बड़ी बहादुर है आप, हमें तो लगता है सबसे टैक्टिकल हिस्ट्री ऐसी है, मैं क्या करूं। अब मैं फिर आने लगूं, आप फिर गिला कर देंगे, लेकिन मैंने कसम खाई है मैं आपको भूलने नहीं दूंगा। आखिरी दफा जब पाकिस्तान टीम अमेरिका में थी आप भी वहीं मैं भी वहीं थी, हाँ, मैं भी वहीं थी। तो कुछ इतनी खुशगवार यादें नहीं और हैं। जो मैच मैंने देखा था वो इनफॉर्म टीम, बड़ी टीम से ही था। तो शाजी अब बाकी बताइए। देखिए बात सब ने की, तो बात यही है कि कोई हाई स्कोरिंग गेम ये नहीं है। नहीं बिल्कुल ये आप समझें कि 220 और 230 कोई टीम बना लेगी, मुश्किल लगता है। नामुमकिन तो नहीं होता, खैर क्रिकेट में मुश्किल ज़रूर लगता है। और फिर वेस्ट इंडीज़ कहाँ से आ रहा है? वेस्ट इंडीज़ बिल्कुल क्लीन वाइट वॉश से आ रहा है। और रीजंस क्या थे उसके? मेरा ख्याल रीज़न सबसे बड़ा उनका था कि उनकी बॉलिंग बिल्कुल नहीं चली। अगर उनकी टीम ने 200 स्कोर कर भी दिया तो अकील हुसैन और शायद इजारी जोसेफ के अलावा कोई ऐसा बॉलर इंप्रेसिव नजर नहीं आया। और उन्होंने बड़े इजी रन्स दिए, बड़े वन डायमेंशनल लगे। बड़ी अजीब सा मुझे लगा कि उनमें ऐसी एबिलिटी नजर नहीं आई कि जो आपके किसी बैट्समैन को रोक सके और उसको या तो एक साइड पे खिलाए या तो उसको कोई यार्कर पे रखे, या उनकी कोई ऐसी सेट लाइन और लेंथ हो कि जहां कम से कम रन स्कोर हो सकते हो। वो नहीं है। ये दे वर सीन स्प्रेडिंग अराउंड द बॉल, वो उनका चक्कर ही नहीं था। कभी इधर बॉल कर रहे थे, कभी मैंने खुद मतलब तो ओवर गुजारने की मेरे ख्याल से गुजारने की बात कर रहे थे। तो वो जो है उसमें आप मैच जीतते नहीं है। जब आपकी एक बॉलिंग जो अटैक आपका होता है और खासकर जो आपके बैकअप बॉलर्स होते हैं, वो उनका एक जब पूरा टारगेट नहीं होता कि किस तरह हम इनको इस टीम को लेके चलेंगे। अच्छे हिटर हैं, टिम डेविड है या कोई और है, बड़े अच्छे इनके हिटर हैं, तो इनको किस तरह हमने बांध के रखना है। आपने लास्ट मैच में देखा नहीं है, और ड्राविश जो है उनके फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने कितनी जबरदस्त आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की उन्होंने। और उन्होंने बिल्कुल इस तरीके से लगता ही नहीं था कि ये बिल्कुल नए हैं और अभी अभी आए हैं और एक साल भी इनको नहीं हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो ये बड़ी एक मतलब है कि आपको ये आपकी प्रोफेशनलिज्म शो। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया की 2 बड़ी सक्सेस इस सीरीज में टिम डेविड और बेन डॉरिस ही हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा। और बहुत ये देखिए ना, ये आपका प्रोफेशनलिज्म है। और वजह क्या है उसकी कि ऑस्ट्रेलिया का जो सिस्टम है वो स्ट्रांग है। ऑस्ट्रेलिया को पता है कि एक ग्रेजुएशन प्लेयर की किस तरह होती है। आप अंडर 19, अंडर 22 या आपकी यंग जो टीम होती है उसको आपने प्रोफेशनल कैसे बनाना है। ये इवन गेम सारे में आमिर साहब बैठे हैं, मैम बैठी हैं, इन सबको ये सिस्टम को देखा हुआ है, इससे थ्रू हुए हैं, गुजरे हुए हैं। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमें ग्रेजुएशन प्लेयर की नहीं आती। देखें 2-3 चीज़ें हैं जो बड़ी मैटर करती हैं ऐसे काम में।
सबसे ज़्यादा मैटर करता है। एक तो आपकी इंडिविजुअल फिटनेस बड़ा मैटर करती है। आजकल जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं फिटनेस के, वो बहुत ऊपर चले गए हैं। आपकी फिटनेस, फिर आपके जो कोचेज हैं जो आपको प्रोफेशनल बनाते हैं, एक रॉ मटेरियल से या एक एमेच्योर प्लेयर से या एक ऐसे प्लेयर से जिसने अभी दुनिया का वो स्टैंडर्ड देखा नहीं हुआ जो कि दुनिया में इस वक्त राइज है या चल रहा है, तो उसको किस तरह आपने प्रोफेशनल बनाना है, उसकी टेक्निक बेहतर किस तरह करनी है, उसकी फिटनेस बेहतर किस तरह करनी है, उसको इंटरनेशनल एक्सपोजर किस किस तरीके से देना है कि वो आपको प्रोफेशनल सही प्रोफेशनल क्रिकेटर बने या किसी और स्पोर्ट्स में वो प्रोफेशनल बने। ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान की स्पोर्ट्स में, टैलेंट के लिहाज से, एक इनबॉर्न जो क्वालिटीज़ होती है उनके लिहाज से, आपकी इवन मैं कहता हूँ कि इवन हॉकी की बात मैं करता हूँ तो टेक्निक के लिहाज से आपसे अच्छा कोई नहीं है। लेकिन ये बाकी बातें जो आती है ना, ये जिस तरह इन्होंने बात की कि कितनी आपकी मेंटल टफनेस कितनी है, आपकी फिजिकल टफनेस कितनी है आपकी, ये सारी चीज़ें हैं जो कि नज़र नहीं आती। और ये क्रिकेट पे भी बिल्कुल, ये क्रिकेट पे भी आप इम्प्लीमेंट करें और क्रिकेट में भी देखें कि आपका हर प्लेयर जो आता है इतना टैलेंटेड होता है। अनवर अली की मुझे याद है जब एक ज़माने में अंडर 19 का वर्ल्ड कप खेला, मैंने कहा ये क्या स्टार पैदा हो गया है, लेकिन उनको पता ही नहीं चला। एक दो मैच इस तरह कर कर के खेले। शाहजी पता तो लगा था कि जब वो आए तो उनको एक साहब जो अभी भी स्ट्रक्चर में हैं, उन्होंने कहा कि अगर आउटस्विंग नहीं कर सकते तो पाकिस्तान नहीं खेल, कुछ नहीं कर सकते और आपने इस तरह बॉलिंग नहीं करनी, आपका बॉलिंग एक्शन ही खराब है। तो एक्शन क्या खराब हुआ, पूरा ही खराब हो गए वो। तो इसी तरह आपने बड़े बड़े प्लेयर्स को आपने खराब किया हुआ है, एकेडमी से खराब किया हुआ है, क्योंकि आप खुद जो हैं वहाँ के जो आपके कोचेज हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। कोचेज मतलब टेक्निक की बात कर रहा हूँ, उनका इतना इंटरनेशनल एक्सपोजर अपना नहीं है कि किसी की टेक्निक बेहतर कर सकें। वही कहते हैं ना, जब आपने किसी को ठीक करना है तो उसको मिनिमम उसमें चेंजेस करके उसको ठीक किया जाए। उसका जो एक इनबॉर्न क्वालिटी है या उसका वो जो उसमें लेके चल रहा है वो एक टैलेंट, उसको आप इस तरह ना करें कि वो तकरीबन ख़त्म हो जाए। और ये हालात हमें बड़े नज़र आए हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप पाकिस्तान में अगर क्रिकेट भी है जी, तो क्रिकेट पे भी अगर आप फोकस करेंगे तो आप बेहतर प्लेयर बनाएंगे तो तब वो रिजल्ट प्रोड्यूस। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपका एक क्विक कमेंट जरूर लूंगा, फिर और भी कुछ चीज़ों पर हमने फोकस करना है। विद द टीम लाइक वेस्ट इंडीज़, जो कल्चर है वहाँ पर, मुझे लगता है, जो हमने उस दिन भी बात की थी कि डैरन सैमी बड़े सक्सेसफुल रहे कि वो यूनाइट कर पाए। इवन वुमेंस टीम में आई थिंक हेली मैथ्यूज हैज़ जस्ट बिन एन आउटस्टैंडिंग स्किपर एज अ प्लेयर एज वेल। आपको भी लगता है कि यही एक एलिमेंट है कि कोई ऐसा कप्तान, ऐसी कोई पर्सनैलिटी होगी जो सबको जोड़ लेगी तो तभी अच्छा परफॉर्म कर पाए? बिल्कुल, उनका कल्चर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। एक उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम अब जो इस वक्त वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट फेस कर रही है वो लैक ऑफ रिसोर्सेज, इन द सेंस कि बाकी सारी दुनिया में डोमेस्टिक क्रिकेट होती है तो मेजॉरिटी प्लेयर्स बाय रोड ट्रैवल करते हैं। इनको हर वक्त एक प्लेन पे बैठना पड़ता है एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड के लिए, तो इनके पैसा बहुत ज़्यादा लगता है डोमेस्टिक क्रिकेट अरेंज करने में। तो एक वो बहुत बड़ा फैक्टर है। और उसकी वजह से फिर होता क्या है कि प्लेयर्स और बोर्ड के दरमियान फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती है, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल रही होती, वो रिसोर्सेज उनको फिर और जगह से बचाने पड़ते हैं। उनकी अगर हम मेडिकल की बात करें या उनके कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो वो उतने ज़्यादा नहीं है, बिकॉज ये पैसा इस तरह से बहुत ज़्यादा इनका यूज़ हो जाता है। तो उसकी वजह से प्लेयर्स में बिटरनेस भी बहुत होती है, उनको इकट्ठा करना। और वैसे भी अगर आप वेस्ट इंडीज़ चाहे लड़कियां देखें चाहे लड़के देखें, बहुत फ्री कॉम है। वो रूल्स को किसी तरह के भी मॉरल रूल्स, बाकी भी चीज़ें उनकी बहुत डिफरेंट है बाकी दुनिया से। वो अपना ही रूल बनाते हैं हर चीज़ में। उस तरह के लोगों को लीड करने के लिए आपको ऐसा कैरेक्टर चाहिए जो बिल्कुल राइट अमाउंट ऑफ फ्रीडम भी दे सके और फिर अकाउंटेबिलिटी उस तरह से कर सके। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा वो भी नहीं चलेगा, बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे तब भी नहीं चलेंगे। सो उसके लिए आपको एक ख़ास कैरेक्टर चाहिए। तो जैसे आपने बात की डैरन सैमी की, तो वो एक इस तरह की लीडर आपको नज़र आए। लड़कियों की टीम में मरिसा एगुलेरा वॉज द फर्स्ट लीडर जो मैं समझती हूँ जिसने जो 2016 का वर्ल्ड कप जीती थी वेस्ट इंडीज़ की लड़कियों की टीम। एक्चुअल टीम बनाई हुई उसमें मरिसा एगुलेरा की थी। कप्तानी उसमें उसी वर्ल्ड कप से कोई 15-20 दिन पहले उनसे लेके तो स्टेफनी टेलर को दी थी, पर एक्चुअल वो कप्तान थी। उसके बाद हेली मैथ्यूज़ की नज़र आती है कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग कप्तानी नज़र आती है। तो ये एक फैक्टर ज़रूर है वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट का कि उनको
अपने मुल्क के लिए या एक कंट्री के लिए खिलाने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि वो हैं ही डिफरेंट ममालिक से, उनकी डिफरेंट स्टेट्स हैं, तो वहाँ पर एक ऐसा कैरेक्टर आपको चाहिए होता है ड्रेसिंग रूम में जो कि उनको एक रखे। और बहुत लीडरशिप चेंजेस हुई हैं बिकॉज रिजल्ट्स नहीं आ रहे। तो हम देखते हैं कि जैसे पाकिस्तान में देखते हैं, बांग्लादेश में देखते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली लीडरशिप चेंज हो रही है। इसी तरीके से वेस्ट इंडीज़ का भी प्रॉब्लम आ रहा है। रॉबमन पावल थे, फिर उनको हटा दिया, दूसरों को रख दिया, तो बहुत फ्रीक्वेंट जब आप चेंजेस हो तब भी टीम को यूनाइट करना मुश्किल बिल्कुल ऐसे ही है। एक चीज़ और नवाज, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, एक और बहुत अहम फैक्टर है जो इस वक्त वेस्ट इंडीज़ को पिछले तकरीबन 10-15 साल से, जब से ये आप देख रहे हैं ना डाउनफॉल थोड़ी सी वेस्ट इंडियन क्रिकेट में ओवरऑल, बोर्ड के प्रॉब्लम्स जैसे सना ने कहा, जो ट्रैवलिंग के इश्यूज, उनके कल्चर के इश्यूज, एक और बहुत बड़ा एक जो इशू है वो है वेस्ट इंडीज़ में अमेरिकन स्पोर्ट्स का इन्फ्लुएंस। बहुत सारी उनके अच्छे एथलीट्स जो हैं वो ले जाती है NBA, वो ले जाता है वर्ल्ड एथलेटिक्स एसोसिएशन, और वो उनको बहुत ज़्यादा चार्मिंग ऑफर्स देते हैं और वो उनको एक बहुत शॉर्टकट नज़र आता है, बजाय इसके कि वो एक बड़ी लंबी इन्वेस्टमेंट करें इनटू देयर क्रिकेटिंग लाइफ्स, वो बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा पैसा और फेम कमाकर साइड पे हो जाते हैं। तो ये भी एक इशू है जो कि इस वक्त वेस्ट इंडीज़ को फेस करना पड़ रहा है, और उसके लिए ज़ाहिरी बात है कि क्रिकेट बोर्ड का बहुत तगड़ा होना और ये तमाम मसाइल जिनका की निशानदेही सना ने की, उनको एड्रेस करना ये इतना आसान नहीं है। तो इस इन्फ्लुएंस में वहाँ पर क्रिकेट ने डाउनफॉल देखा है। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे ख्याल से अगर आप उनका पूरा मॉडल भी देखें तो वो ऐसे ही एक डिटीरियोरेशन ओवरनाइट नहीं होती, जिस तरह हमारे मेहमानों ने भी कहा कि वो एक पूरा प्रोसेस है जिसके तहत जो है वो हम ये देख रहे हैं कि वो डिटीरियोरेट होता गया। लेकिन वेस्ट इंडीज़ का मेरे ख्याल से क्रिकेट के अंदर होना बड़ा ज़रूरी है क्रिकेट के लिए, हम उस आइडेंटिटी को कभी नहीं वहाँ से हटा सकते। इसके साथ साथ एक और ख़बर है जो आपके साथ शामिल करनी है। अब मैं ऑब्वियसली हम तो एजुकेटेड और सेन तरीके से ही आपको बता पाएंगे, अगर तो हम अक्रॉस द बॉर्डर बैठे होते तो मैं भी कप तोड़ देता, कुर्सी उछल जाती, मैंने ग्लासेस लगाई होती और मैं चीख रहा होता कि भारत ने पाकिस्तान से खेलने से इनकार कर दिया था लेकिन अब मान गए। मतलब क्या मैं क्या कहूँ, मतलब इतनी कोई अजीब सी सूरत हाल पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है। ग्राउंड में क्या हो रहा है वो तो मैं बाद में आऊँगा, लेकिन आमिर साहब एक पॉइंट पर कहते हैं नहीं खेलना, फिर कहते हैं खेलना है, फिर कहते हैं नहीं खेलना, फिर खेलने को राज़ी हो गए हैं, अब कह रहे हैं किसी हरी हरी टीम को वॉक ओवर नहीं देंगे। वो करना क्या चाहते हैं, मुझे तो ये नहीं समझ वही करना चाहते हैं जो बयान महसूस में हुआ कि पहले 5 तैयारे नहीं मानते थे, अब आहिस्ता आहिस्ता करके मान गए हैं। तो यही हाल क्रिकेट में है उनका। ठीक है, वो पहले कह रहे थे जी नहीं खेलना, अफरीदी को बाहर बैठा देख के घबरा रहे थे कि अगर शायद अफरीदी अंदर आ गया तो हम नहीं खेलेंगे, कभी कोई बहाना कभी कोई बहाना। बट बेसिकली दे जस्ट वांट टू शो ऑफ कि जी हम बहुत एक, हमारा दुनिया में क्रिकेट के ऊपर एक होल्ड है, हम जिस तरह चाहेंगे उस तरह से करेंगे। लेकिन इसमें नुकसान क्रिकेट का है, उनका तो जो सो है और अब मान भी गए हैं खेलने के लिए, क्योंकि अब उनको नज़र आ रहा है कि जी अब कोई और रास्ता नहीं है मास वाइज के कि ये क्वार्टर फाइनल उनको खेलना पड़ेगा। तो ये जो हरकतें हैं इनकी, मैं समझता हूँ कि नहायत ही ये छिछोरापन, मैं इसके लिए सॉरी टू यूज़ द वर्ड, बट आई मीन एक इतना बड़ी क्रिकेटिंग नेशन को ये सूट नहीं करता, चाहे वो उनकी किसी भी तरह की टीम हो। तो और उसमें देखिए खिलाड़ी भी उनके बड़े मतलब नामवर खिलाड़ी पुराने हैं जो खेल रहे हैं, और ये एक गुडविल टाइप टूर्नामेंट है सीनियर्स का, तो इसके अंदर आपको दिल भी अपना बड़ा रखना चाहिए सीनियर्स की तरह। तो ये जो हरकतें वो कर रहे हैं, ये ना सिर्फ कि क्रिकेट के हवाले से उनका इमेज एक बहुत बुरा जा रहा है, बट एज अ नेशन ये बड़ा एक नेगेटिव इमेज है जो वर्ल्ड वाइड उनका गया है। बिल्कुल। तो समझने की बात है, समझ जाएं तो अच्छी बात है, नहीं समझते तो अपना ही इमेज मजीद ख़राब करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी कॉरस्पॉन्डिंग जो चीज़ हमने देखी, जो वाकया स्टेडियम के अंदर हुआ उनके टेस्ट मैच के अंदर, मैं चाहूँगा अगर वो वीडियो हम दिखा सकते हैं, वो आपको एक दफ़ा हाईलाइट करा दें कि वो क्या वाकया है कि एक पाकिस्तान की जर्सी बर्दाश्त नहीं की गई एक टेस्ट मैच के अंदर, वो भी इंग्लैंड के मैदान पे। तो मेरे ख्याल से चीज़ें इतनी ज़्यादा डिटीरियोरेट हो रही हैं, आप वो वीडियो देख लें, मेरे ख्याल है फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। नहीं, अच्छा खैर वो हम उसको लाइन अप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमने आपने डिजिटल मीडिया पे वो वाकया देख ही लिया होगा। वही शाह साहब, अब ये 2 कॉरस्पॉन्डिंग चीज़ें हैं, तीसरी गौतम गंभीर ने कर दी। वो तो मैंने उस दिन भी कहा था कि पूरी इंडियन टीम में एक ही एग्रेसिव एलिमेंट है, वो गौतम गंभीर बाहर बैठे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जिस तरह आमिर साहब ने भी, मतलब इट इज़ अ कंप्लीट मॉकरी ऑफ देयर ओन सेल्व्स। आई थिंक ग्लोबल एम्बेरसमेंट में अगर कोई इंडेक्स होता तो उसके हॉल ऑफ फेम में लाजमी शामिल हो गए थे। देखिए, एक तो गौतम गंभीर की आपने बात की, ये जब प्लेयर थे ना जी, तो मुझे याद है मैं कवर कर रहा था 2009 की चैंपियंस ट्रॉफी साउथ अफ्रीका में, तो सेंचुरियन का टेस्ट था, तो उसमें पाकिस्तान बड़े आराम से जीत रहा था इंडिया से,
पाकिस्तान सेमीफाइनल खेला और उसमें भी क्राउड ने कोई ऐसी बात की तो गौतम गंभीर क्राउड की तरफ दौड़ गए, जब आउट होके जाने लगे तो क्राउड ने कोई इशारा किया, यह क्राउड करता है, क्राउड का तो ये है, एंजॉय करने के लिए आते हैं, तो वो क्राउड की तरफ दौड़ गया, वो जो लोग बैठे हुए थे उनकी तरफ दौड़ गया। तो ये इनकी नई बात नहीं है, ये मैं आपको बताऊं कि इंडिया ने हमेशा स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व करने की कोशिश की है। और पहले तो ये शुक्र अदा करें वेस्ट इंडीज़ का, जो मुझे पहले ही पता था कि वेस्ट इंडीज़ ने इनको वैसे ही मैच दे देना है, ज़रूरत ही नहीं है इनको खेलने की, क्योंकि इनको सेमीफाइनल उन्होंने खिलाना है। कैसे है चलें, इस पर तो डिटेल बात नहीं करते, लेकिन अगर वो कहते हैं ना जी ऐसी वैसी टीम वो नहीं होती जो आपकी टेबल पे टॉप की हो, वो तो टॉप फिनिश किया पाकिस्तान ने, तो तब आप जाके सेमीफाइनल खेल रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि इंडिया की जो ये एटीट्यूड है ना, ये टुवर्ड्स स्पोर्ट्स, एक स्पोर्ट्स में नहीं, यही करते हैं, हॉकी में करते हैं और स्पोर्ट्स में करते हैं, जहां इनको मौका मिलता है ये इससे मतलब ऐसी माइलेज लेने की कोशिश करते हैं जो स्पोर्ट्स में माइलेज नहीं ली जाती, नेगेटिव प्ले करते हैं। और ये नेगेटिव प्ले पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह नहीं है, इनकी अपनी जो इमेज इनका बनता जा रहा है वो बहुत खतरनाक बनता जा रहा है। इंटरनेशनली इनका इमेज लोग समझते हैं कि ये एंटी स्पोर्ट्स है, ये वो नेशन है जो स्पोर्ट्स को, पॉलिटिक्स को इस तरह इकट्ठा करके उससे माइलेज लेना चाहती है, और ये अपनी और चीज़ें जो है जहाँ पे वो कुछ नहीं अचीव कर सके, इन्होंने जिस तरह बात की वहाँ पे जो बुरी तरह इनको शिकस्त हुई जंग में, कोई और इस तरह की बात हुई, तो ये अपने आप को वैसे ही खामखा का हाईलाइट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। और ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि आप पहले नहीं खेल रहे थे, अब आप खेल रहे हैं। और भाई खेल रहे हैं तो पहले आप क्यों नहीं खेल रहे थे? हाँ जी, अगर आप खेलना चाह रहे हैं या कोई ऐसी बात नहीं थी आपके जहन में, तो आप अब भी ना खेलें, आप वॉक ओवर दे दें ना पाकिस्तान को, पाकिस्तान फाइनल खेले, आप वॉक ओवर दे दें। ये नहीं करेंगे। जहां ये देखते हैं कि अब हमें नुकसान हो रहा है, वहां इनके रूल्स चेंज हो जाते हैं। जहां ये देखते हैं कि दूसरे को शायद फायदा हो जाए, वहां इनके रूल्स और चेंज हो जाते हैं। तो ये तो देव गॉन टू एन एक्सटेंट कि मुझे आज भी याद है ये बात हो रही है कि एक इनकी एक्सट्रीम ये थी कि एक बार इनकी एक फेडरेशन, एक कबड्डी की आ गई, वो गेम खेलने लगी, इन्होंने बाद में टीम ही डिसोन कर दी कि ये टीम इंडिया की नहीं है। पहले एनओसी खुद दे के भिजवाते हैं, तो बाद में डिसोन कर देते हैं, बाद में डिसोन कि ये टीम हमारी नहीं, ये नहीं है। तो ये इस तरह नहीं है, स्पोर्ट्स इस तरह नहीं चलती। बिल्कुल, आपने अगर स्पोर्ट्स करना है और पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है या कहीं भी मुल्क में जाकर खेलना है, अब देखिए ना, ये एशिया कप में अब इंडियन की गवर्नमेंट ने इजाजत दे दी कि आप एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलें, यूए में खेलें, जहां मर्जी है खेलें। अब वहां से भी आवाजें उठ रही हैं जी कि एशिया कप में भी पाकिस्तान से ना खेलें। सर कैसे करें? 2034 तक उनके पास राइट्स हैं ब्रॉडकास्टिंग के, वो कैसे छोड़ेंगे? वो ही नहीं कर सकते ना, उनको पता ना पाकिस्तान और इंडिया की मैच से कमाई होती है, और यहाँ भी वही चीज इन्वॉल्व है। ये जो टूर्नामेंट ऑफ लेजेंड्स है, ये भी वही चीज इन्वॉल्व है। पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा तो जो ऑर्गेनाइजर है, जो इंडियन है, उनको फायदा होगा, वरना नहीं होगा। मैं मजीद कुछ एक दो चीजें शामिल करनी है, वक्त बड़ा कम है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि आपने घंटी कैसे बजा ली वहाँ पे। मैं सही आपको बता रहा हूँ, मैं आज दिन तक यही सोचता हूँ कि वो घंटी सलामत है, वो पता नहीं कैसे बर्दाश्त हो गया उनसे कि सना मीर ने जाकर वहाँ पर आइकॉनिक ग्राउंड के अंदर होम ऑफ क्रिकेट में जाकर 5 दफ़ा सिम्बॉलिकली बेल जो है रिंग की। बट दिस इज़ जस्ट प्रोपोस्टरस और टॉक्सिक है ये तो सब। देखिए, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, वो किसी की मोहताज नहीं है और वो अल्लाह की मर्ज़ी होती है। बट बात इधर ये है कि ये इन्होंने खुद अपना मजाक उड़ाया है ये करके ना इसी टूर्नामेंट में, क्योंकि चलें किसी और टूर्नामेंट में खेल रहे हैं ना तो इतनी बात नहीं है। इन प्लेयर्स के लिए बड़ा मुश्किल है जिन्होंने पहले बड़ा स्टांस लिया था जी हम नहीं खेलेंगे। तो पाकिस्तान का स्टांस तो पहलगाम पे आज भी वही है और हफ्ता पहले भी वही था कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं था उसमें। तो अब आपका स्टांस क्यों बदल गया? या तो पाकिस्तान ने एक हफ्ते में इनका मैच ना खेलने पर कुछ स्टांस बदला होता ना। सो फिर आपने अपने आप को खुद ही एक तरह से नीचा दिखा दिया, खुद ही आपने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। क्योंकि आप स्पोर्ट्स में कभी भी ऐसी, मैं तब भी जिस वक्त ये वॉर हो भी रही थी और दोनों तरफ से बहुत जज्बाती कमेंट्स आ रहे थे और बहुत लोग जज्बाती बातें कर रहे थे, मैं तब भी सिर्फ यही याद दिलाना चाह रही थी कि जब हम इस लेवल पर पहुंच जाते हैं जहां हमारी आवाज़ हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग सुन रहे होते हैं, तो हमें ये सिर्फ सबसे पहले ये बात दिमाग में रखनी चाहिए कि हमारी आवाज़ हमेशा अमन के लिए जाए, जंग के लिए ना जाए। तो ये बड़ी ज़रूरी बात है। स्पोर्ट्स आपको एक मौका देता है कि आप उस अमन को बहाल करें, तो आप उस मौके को क्यों जाने देंगे? आप क्यों स्पोर्ट्स में भी आके जंग की बात करेंगे? तो ये इनकी तरफ से एक बहुत ही चाइल्डिश बिहेवियर है और ज़्यादा शॉक्ड नहीं हूँ मैं, बट ऑब्वियसली अनप्लेजेंट ज़रूर है कि आप स्पोर्ट्स की फील्ड पर आके
इस तरह की चीज़ ना ही करें तो बेहतर है। बिल्कुल ऐसे ही है, बट मेरे ख्याल से कि मैं जितना भी इसको कहूँ एम्बैरेसिंग, ये उतना ही कम है। मतलब देर आर नो वर्ड्स टू डिफाइन दिस हिपोक्रेसी, मॉकरी, जिंगोइज्म का एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सबसे अच्छा जो आज का टेक है वो मेरे ख्याल से आमिर साहब ने कहा, छिचोरापन। तो ये वाकई छिचोरापन है। मतलब इससे ज़्यादा कोई आपको इतनी बड़ी मिसाल नहीं मिलती कि आप पहले कहते हैं हम नहीं खेलेंगे, फिर आप कहते हैं हम खेलेंगे, फिर आप ग्राउंड में पाकिस्तान की जर्सी नहीं बर्दाश्त करते, फिर आप ग्राउंड्समैन से लड़ पड़ते हैं, उसको याद दिलाते हैं कि आप सिर्फ ग्राउंड्समैन हो। मेरे ख्याल से शुक्र है ग्राउंड्समैन ने ये नहीं कहा कि आप सिर्फ कोच हो, तो वो भी उल्टा पड़ जाता। और कैसे कोच बने ये भी तो सबको पता है कि कहाँ पे लॉयल्टी दिखाएगी तो कोचिंग की जॉब जो है वो मिली। लेकिन हम फिर भी कहेंगे कि स्पोर्ट्स जो है उसको बालातर रखना चाहिए इन चीज़ों से। पाकिस्तान के लिए दो और अच्छी खबरें हैं। वुमेंस क्रिकेट के अंदर हमारा कैंप जारी है, दौरा आयरलैंड है, 3 अगस्त को टीम जो है वो आयरलैंड के लिए रवाना हो जाएगी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो स्क्वाश में भी अच्छी कामयाबी हुई है पाकिस्तान को पोलैंड के खिलाफ। स्क्वाश में तो हम जीत गए, वॉलीबॉल में नहीं जीते, लेकिन स्क्वाश अभी तक टीम इवेंट जो है पाकिस्तान का काफ़ी डिसेंट जा रहा है। तो ये 2 चीज़ें शामिल करनी थी। अब बारी है हमारे सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट की, जिसमें आपको आज एक और बड़े ज़बरदस्त स्पोर्ट के बारे में बताना है। मैं बड़ा लकी हूँ कि मैंने ये स्पोर्ट खेला हुआ है, और कल की हम एडवेंचर स्पोर्ट्स की बात कर रहे थे, लेकिन जब आप इस स्पोर्ट की बात करते हैं तो क्या फ्लेवर है स्पोर्ट का। आइए आपको दिखाते हैं गेम्स ऑफ द वर्ल्ड। हम क्रिकेट पर तो बात करते ही हैं, आज हमने क्रिकेट से मिलती जुलती गेम के बारे में डिस्कस करना है। जी हाँ, बेसबॉल। बेसबॉल दुनिया के मकबूल तरीन खेलों में शामिल है, जहां जज्बा, महारत और टीम वर्क इसकी पहचान है। बेसबॉल की जड़ें 18वीं सदी के आखिर में इंग्लैंड के खेल राउंडर से जुड़ी हैं, मगर ये खेल जदीद शक्ल में 19वीं सदी में अमेरिका में परवान चढ़ा। 1846 में पहला बाकायदा बेसबॉल मैच खेला गया और जल्द ही ये खेल अमेरिकी सकाफत का हिस्सा बन गया। आज बेसबॉल को अमेरिका का कौमी खेल भी कहा जाता है। बेसबॉल न सिर्फ अमेरिका बल्कि जापान, कोरिया, क्यूबा, डोमिनिकन रिपब्लिक और दीगर ममालिक में भी इंतहाई मकबूल है। मेजर लीग बेसबॉल दुनिया की सबसे बड़ी और अमीर तरीन बेसबॉल लीग है, जिसमें हर साल लाखों शायकीन स्टेडियम्स का रुख करते हैं। इसी तरह इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में भी वर्ल्ड बेसबॉल क्लासिक भी शामिल हैं। 4 साल बाद मुनक्किद होने वाला सबसे बड़ा आलमी इवेंट, जिसमें दुनिया के बेहतरीन बेसबॉल खिलाड़ी अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं। बेसबॉल को 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में दोबारा शामिल किया गया। पाकिस्तान में भी बेसबॉल 1990 की दहाई में मुतारिफ हुआ और पाकिस्तान बेसबॉल फेडरेशन के तहत मुनज़्ज़म किया जाता है। पाकिस्तान में अगर इस खेल को हुकूमती और निजी सतह पर सहारा दिया जाए तो पाकिस्तानी खिलाड़ी भी आलमी मैदान में अपनी छाप छोड़ सकते हैं। जी, तो ये एक ऐसा स्पोर्ट है जिसका मैं खुद भी बड़ा फ़ैन रहा हूँ, मैंने खेली भी है व्हेन आई वाज इन माय हाई स्कूल। लेकिन बड़ा ज़बरदस्त स्पोर्ट है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है बेसबॉल का। मैं इनके कैंप्स भी रेगुलर देखता रहता हूँ। पिंडी के एक ग्राउंड में, क्रिकेट ग्राउंड के अंदर एक फैसिलिटी है जहाँ पर इनके कैंप्स लगते हैं नेशनल टीम के, और बड़ी अच्छी इनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं। अब हो तो बड़ा ईजी जाएगा, बट आई हैव ऑलवेज बीन अ यांकीज़ फ़ैन। आई नो पीपल वोंट लाइक दैट, बट मेजर लीग बेसबॉल वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये स्पोर्ट थी जिसके बारे में आपको बताना था। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। यही था आज का प्रोग्राम। मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।